हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सन 2022 का सेट 7 824 बीपी। ठीक है, यूपी बोर्ड का 10th क्लास का पेपर है ये साइंस का। तो इसमें बेटा खंड का हम सॉल्व कर चुके हैं, खंड खा देखेंगे आज। ठीक है, खंड का आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पेपर जल्दी जल्दी देख लीजिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने कॉपी में सारे क्वेश्चन के आंसर लिख रखे हैं और अब ये खंड खा है, ये सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, खंड का हम सॉल्व कर चुके हैं, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है बेटा, ये पेपर देख लिया आप लोगों ने। आप चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं, जो कि मैंने कॉपी पे लिख रखा है इसका सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो देख तो अच्छा सोल्यूशन क्या है इसका, देखते हैं चलो। तो ये रहा सोल्यूशन। अब केमिस्ट्री का देखना है, फिजिक्स तो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ओके, ये है केमिस्ट्री का, यहाँ से स्टार्ट है। तो देखेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन है कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। रासायनिक समीकरण में BaCl2 एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय। ठीक है बेटा, BaCl2 जलीय है और H2SO4 ये भी जलीय है, मतलब जल में घुला हुआ है। एरो BaSO4 ये सॉलिड है और 2HCl एक्वस है। ठीक है, तो ये बेटा ये भी जलीय है, ये भी जलीय, ये भी जलीय, लेकिन ये सॉलिड है, मतलब ये तली पे बैठा हुआ होगा, अवक्षेप की फॉर्म में होगा। तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो लिखा है रासायनिक समीकरण है कौन सी है? योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें सॉलिड बन रहा है, अवक्षेप बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का क। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक अपचायक पदार्थ देते हुए लिखिए, मतलब छांट करके लिखिए कौन से हैं। ठीक है बेटा, हम देखेंगे यहाँ से, देखो जिंक है, जिंक से हमें प्राप्त हो रहा है Zn+++। ठीक है, तो यहाँ पे Zn++ प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाते हैं। तो यहाँ पे जिंक अपचायक हो गया। ठीक है, अब Cu++ से हमें Cu प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं अब इसको बोलते हैं अपचयन। इस घटना को क्या बोलते हैं बेटा? अपचयन। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। Cu++ को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया Cu++, अपचायक पदार्थ हो गया जिंक, सॉलिड फॉर्म में है ये। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक क्यों है? क्योंकि Cu++ का अपचयन Cu में हो रहा है और Zn का ऑक्सीकरण Zn++ में हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ख वाला, कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में के दो उपयोग लिखिए बेटा। ठीक है, कास्टिक के उपयोग लिखना है। कास्टिक सोडा के उपयोग देखते हैं। साबुन अपमार्जक बनाने में इसका यूज होता है, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में इसका यूज होता है, बॉक्साइट के संशोधन में इसका यूज होता है, संशोधन नहीं शुद्धिकरण में। ठीक है, बॉक्साइट के शोधन में इसका यूज होता है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है? इसको देखते हैं बेटा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, अर्थात प्लास्टर करने में। जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक होता है उसको बनाने में, खिलौने और मूर्ति इत्यादि बनाने में। ग जो क्वेश्चन है बेटा, ये 2 अंक का है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2 अंक में लिखना है मात्र। इसकी आवर्त सारणी की जो भी इसकी स्पेशलिटी रही, जो भी इसके लाभ रहे, उपयोगिताएं रही, उसके बारे में लिखना है। तो पहली बात, इस आवर्त सारणी की सतह से हमें नए तत्वों की खोज में सहायता मिली। ठीक है, तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे और उन्होंने बताया था कि इन रिक्त स्थानों में भविष्य में कभी न कभी तत्व खोजे जाएंगे, अर्थात इन्हीं रिक्त स्थानों के हेल्प से ही हमें नए तत्वों की खोज करने में सहायता मिली। तो इसका पहला उपयोग तो यही हो गया। दूसरा उपयोग क्या हो गया? इस आवर्त सारणी का परमाणु भार का सही ज्ञात करने में, सही निर्धारण करने में। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी की हेल्प से ही नए तत्वों की खोज जो हुई, उनके सही परमाणु भार ज्ञात किया सके। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेना आप लोग। उसके बाद बेटा देखेंगे, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखना है? देखो, इसका नाम होता है मैथेनोइक एसिड, और यहाँ से कॉन्टेक्स्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 नंबर पे बेटा CH3 आ रहा है, तो 2 2। ठीक है, 2 2 हो गया, और 4 नंबर पे CH3 आ गया, तो 4 हो गया, 2 2 4 ट्राई मेथाइल पेंटेन। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की किन्हीं 2 उपयोगिताएं लिखिए बेटा। 2 उपयोग लिखनी है। ठीक है, तो पहला उपयोग क्या है? 2 तत्वों की इस आवर्त सारणी, इस सक्रियता श्रेणी की सहायता से क्या होता है बेटा? तत्वों की सक्रियता का सही क्रम की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती हैं उनका हम एनोड बनाते हैं, और उससे नीचे वाली का हम कैथोड बनाते हैं विद्युत रासायनिक सेलों में। ओके, 8वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 8वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए, ठीक है। CH3NaOH, ठीक है, CH3NaOH। तो इसका हम पूर्ण करके फटाफट आपको बता देते हैं कि कैसे इनको पूर्ण करना है, ठीक है बेटा। तो CH3COONA, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, देखो यहाँ से ये निकल गया पानी, ठीक है बेटा। H2O निकल गया, बचा क्या चीज़, CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसिटेट बचाइए। ओके, तो ये सारी रिएक्शन मैंने ले रखी हैं, मैं आपको नोट्स में ही दिखा देता हूँ फटाफट, क्योंकि यहाँ लिखूंगा तो काफ़ी समय चला जाएगा और आपका समय बहुत कीमती है इस वक्त। तो बेटा देखिए, ये बनेगा सोडियम एसिटेट और H2O। नेक्स्ट रिएक्शन थी C2H5OH और Na की क्रिया करानी थी, तो इसमें बनता है सोडियम एथॉक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, CH3COOH की क्रिया C2H5 से कराते हैं कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ प्राप्त होता है एस्टर प्लस पानी, ठीक है। इसको हम एस्टरीकरण कहते हैं, मोस्ट मिनट रिएक्शन हर साल पेपर में आती है, रट्टा मान लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, C2H5 को बेटा KMnO4 की प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमारी एसिटिक एसिड प्राप्त होता है प्लस जल निकल जाता है, ठीक है। C2H5 है यहाँ पे, इसका हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा क्या होता है, जल के मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं, इसको निर्जलीकरण कहते हैं। उसमें बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH2 लिख लो बेटा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एथीन, क्या बोलते हैं इसको, एथीन, ठीक है, एथीन कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं करना हो तो अथवा वाला कर सकते हो। यहाँ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 अंक का है, सजातीय श्रेणी 2 अंक का है, दहन अभिक्रिया 2 अंक का है, एस्टरीकरण 1 अंक का है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है दहन अभिक्रिया सर छूट गया है, बता दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है। जिंक क्या करता है, उसको विस्थापित करता है, बदलता है ZnSO4 प्लस Cu, इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी क्या होता है, जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसको समझ सकते हैं, देखो बेटा, CH3OH, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो ये बेटा देखेंगे परमाणु, यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ को ध्यान समझेंगे कि यहाँ पर सभी के क्रियात्मक समूह समान है। देखो ये सभी में OH है, अर्थात सभी के जो क्रियात्मक समूह हैं वो कैसे हैं बेटा, सभी के क्रियात्मक समूह समान है, ठीक है। और यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 4 है, ठीक है। तो कार्बन का भार बढ़ रहा है, तो समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे C1 है, इसमें देखो बेटा, तो यहाँ पे C1H3OH, ठीक है। यहाँ काउंट करो 1 2 कार्बन है, तो C2H5OH, तो ऐसे भी श्रेणी बना सकते हो, बुक में इस टाइप की दी हुई होती है। दोनों तरीका सही है, कैसे भी यहाँ बना लो चाहें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट की एस्टरीकरण क्या है बेटा। चौथा ये लिख गया है, तीसरा छूट गया है, धोखे से अभी बता दूंगा आपके लिए कैसे होगा ये वाला भी, दहन अभिक्रिया भी, ठीक है। तो चौथा देख लो फिलहाल अभी आप, चौथा क्या है बेटा, एस्टरीकरण देखो 1 अंक का है ये। जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तब इसको हम एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल की एसिटिक एसिड से क्रिया कराते हैं कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिल एसिटेट बनता है, या एस्टर कहते हैं इसको, ठीक है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है। अब हमें टिप्पणी लिखनी है, किसके ऊपर लिखनी है बेटा, दहन अभिक्रिया के ऊपर लिखनी है। दहन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, किसके लिखना है बेटा, दहन अभिक्रिया। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ दहन अभिक्रिया के बारे में कि दहन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है बेटा। तो हेडिंग क्या है, दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, ठीक है। अब दहन अभिक्रिया क्या होती है, देखो, जब किसी भी पदार्थ को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलाते हैं तब उस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, मैं आपको बोल देता हूँ, लिखो बेटा, ये मैं लिख देता हूँ, चलो। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तब इस अभिक्रिया को कह सकते हैं, तब इस क्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं,
ठीक है, दहन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इस चीज़ का ज़रा, दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं इसका, देखो जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, इसको हमने जलाया, ठीक है, तो हमें प्राप्त होती है CO2 गैस प्राप्त होती है, और प्लस इस अभिक्रिया में थोड़ी ऊष्मा भी जरूर प्राप्त होती है, तो यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त होती है। ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, और ये दहन अभिक्रिया पे टिप्पणी भी हो गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर। ये समझ में आया हो लेक्चर तो फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक और प्यारा सा क्यूट सा कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।